जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा एनपीआर, एनआरसी और एसआईआर के बारे में। तीनों में अंतर बताऊंगा। वो इसलिए बताऊंगा कि अभी फिर से कई राज्यों में चुनाव हो रहा है और कई नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि देश में एनआरसी लागू हो सकता है। खास तौर पर बंगाल में एनआरसी लागू किया जाएगा और एनआरसी का नाम सुनते हैं बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि 1971 से पहले का दस्तावेज मांगे जाते हैं कि आपके पिताजी 1971 से पहले रह रहे थे या नहीं रह रहे थे। इन चीजों का दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। तो एनआरसी टफ हो जाता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि कई लोगों के पास ये सब दस्तावेज नहीं रहता है, क्योंकि कई लोग पलायन करते रहते हैं, कभी किसी शहर में रहते हैं, कभी किसी शहर में रहते हैं। बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो अपने पैतृक जगह छोड़ चुके हैं, पुश्तैनी जगह छोड़ चुके हैं आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले, तो उनके पास दस्तावेज नहीं है या फिर उनके पिताजी बेच चुके हैं। बहुत लोग ऐसे भी है जो रेंट किराए पे रहते हैं, उनका अपना खुद का घर ही नहीं है, तो वो कहाँ से दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें लोगों को डर रहती है। तो जैसे एनआरसी का नाम लोग सुनते हैं, लोगों में ये डर बैठ जाता है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि पूरे देश में एनआरसी कराया जाएगा या फिर बंगाल में एनआरसी फिलहाल कराया जाएगा। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, ना ही ऐसा कोई बयान है। लेकिन बहुत सारी विपक्षी पार्टियां, ये कहां से हवा उठी, अभी हाल ही में बिहार चुनाव में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कहा गया कि बंगाल में एनआरसी और एनपीआर दोनों लागू करने की बात हो रही है और ये दोनों लागू किया जाएगा। चलिए पहले बताता हूं कि ये तीनों में अंतर क्या है, एनपीआर, एनआरसी और एसआईआर में। उसके बाद बताऊंगा कि ये लागू होगा या नहीं होगा, क्या क्या लागू होगा इसमें से, और आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए। पहले बात करते हैं एनपीआर के बारे में। तो एनपीआर बहुत सिंपल सा चीज है, ये हर 11 साल में देश में होता है। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे हम जनगणना कहते हैं। इंसानों की गिनती होती है, अपने देश की आबादी कितनी बढ़ी उसकी गिनती होती है। इस बार जातीय जनगणना होने वाला है तो जातियों की भी गिनती होगी और लोगों से उसका काम, इनकम, आर्थिक स्थिति, ये सारी जानकारी ली जाती है, जिसे एनपीआर कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसमें अधिकारी लोगों के घर घर जाते हैं, उनका डाटा इकट्ठा करते हैं और उसी के आधार पर यह पता चलता है कि अपने देश का आबादी कितना बढ़ चुका है। दूसरा क्या है, यह पता चलता है कि अपने देश में अभी भी कितने पिछड़े हुए लोग हैं आर्थिक रूप से, तो उनके लिए सरकारी योजना का प्रावधान किया जाता है, उनके लिए राशन कार्ड का व्यवस्था किया जाता है, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का व्यवस्था किया जाता है, उनके लिए आयुष्मान भारत कार्ड का व्यवस्था किया जाता है। मतलब ये सब योजना का लाभ जिनको मिल रहा है वो उन्हीं को मिल रहा है जो एनपीआर में, जिनको बीपीएल श्रेणी में रखा गया था, जिसे बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो वो जनगणना में ही तय होता है कि अमीर कौन है और गरीब कौन है। सरकार की नजर में अमीरी रेखा से ऊपर कौन है, गरीबी रेखा से नीचे कौन है। तो इसके लिए एनपीआर कराया जाता है, जनगणना कराया जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सा चीज है, हर 11 साल में अपने देश में होता है। इस बार थोड़ा लेट हुआ है, 2011-12 में फाइनल जनगणना हुआ था पिछले बार, और इस बार 2026 से लेकर 2027 तक ये जनगणना होने वाला है, जिसकी डेट की घोषणा भी हो चुकी है। अब आते हैं एनआरसी के बारे में। तो एनआरसी क्या है, एनआरसी के बारे में बता दूं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप इसको कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में हम एनआरसी कहते हैं। एनआरसी होता है कि भारत के व्यक्ति अपनी नागरिकता साबित करे कि वो इस देश का नागरिक है या नहीं है। इसके लिए एनआरसी कराया जाता है। हालांकि अपने देश में कहीं भी नहीं कराया गया, सिर्फ और सिर्फ असम स्टेट में कराया गया था 2019 में, और सरकार ने कभी नहीं कहा है कि इस एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। एनआरसी में क्या है कि एनआरसी में ये चीज प्रूफ करना होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ये कोई विशेष धर्म के लिए नहीं है। लोगों को ये लगता है कि ये मुसलमानों के लिए होगा, ईसाइयों के लिए होगा, किसी अन्य धर्मों के लिए होगा, ऐसा नहीं है। एनआरसी सभी पे समान रूप से लागू होता है। और एनआरसी में क्या होता है कि आपको 1971 से पहले के दस्तावेज देने होते हैं। अब दस्तावेज में ये नहीं कि आप अभी 30 वर्ष के हैं, 25 वर्ष के हैं, 35 वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं, तो आपको 1971 का दस्तावेज देना है खुद का कि 1971 से आप यहाँ पे रह रहे हैं कि नहीं। 1971 के दस्तावेज का मतलब होता है कि आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी होगा, कहीं पर जमीन होगा, चाहे पुश्तैनी जहां पर होगा, चाहे वो आपके पिताजी के नाम से हो, चाहे आपके दादाजी के नाम से हो, चाहे परदादा के नाम से हो, उसमें से किसी के नाम से प्रॉपर्टी होगा जो 1971 से पहले उन्होंने रजिस्ट्री कराया होगा, या उनके नाम से खतियान होगा, या फिर उनका नाम कहीं रजिस्टर 2 में दर्ज होगा। इस तरह का कोई भी जायदाद से, प्रॉपर्टी से संबंधित, कोई भी भूमि से संबंधित कोई भी ऐसा प्रूफ होता है, चाहे वो आपके पिताजी के नाम का हो, चाहे दादाजी का नाम से हो, चाहे परदादा के नाम से हो, 4 पीढ़ी पीछे तक का भी होगा तो चलेगा। ये होना चाहिए कि कोई दस्तावेज ऐसा हो भू का
जिससे ये पता चले कि आपके पिताजी यहीं के वासी है, आपके दादाजी यहीं के वासी थे। हालांकि ये बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत सारे लोगों के पास ये चीज उपलब्ध नहीं होगा और नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो किराए पे रहते हैं, वो अपना घर बार उनके पास नहीं है, कभी इस शहर में रहते हैं, कभी उस शहर में रहते हैं, कभी उस शहर में रहते हैं, हालांकि वो भारतीय है लेकिन अपना घर ही नहीं है करोड़ों लोगों के पास, वो कैसे साबित कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने गांव में प्रॉपर्टी वगैरह बेच चुके हैं, गांव में उनके पिताजी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, वो कहीं दूसरे शहर में सेटल हो गए, किसी तीसरे शहर में सेटल हो गए, रोजगार के सिलसिले में, व्यवसाय के सिलसिले में, या फिर किसी चीज के सिलसिले में उनके पास कोई पुराना दस्तावेज नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, या फिर उनको पता नहीं है कि हमारा कोई गांव में घर भी था, जमीन में था, क्योंकि उनके पिताजी या दादाजी बेच चुके हैं। तो वो कैसे साबित कर पाएंगे? ये बहुत मुश्किल टास्क है लोगों के लिए, बहुत परेशानी का चीज है, इसीलिए लोग डर जाते हैं। तो ये चीज प्रूव करना होता है। दूसरा ये कहा जाता है ये दस्तावेज नहीं है तो दूसरा दस्तावेज में ये प्रूव करना होता है कि आपके पिताजी का या दादाजी का कोई जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए जो 1971 से पहले पैदा हुए हो इस देश में। तो वो भी संभव नहीं है क्योंकि उस जमाने में जन्म प्रमाण पत्र कौन बनवाता था। अभी 20-30 साल पीछे भी चले जाएंगे तो आपको बता दूं कि भारत के अभी 50% से ऊपर लोग हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। अभी से आप सिर्फ 25 से 30 साल पीछे चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा उस समय लगभग 50% से भी ज्यादा लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता था। ये मैं बहुत कम आंकड़ा बता रहा हूँ, इससे भी अधिकतर लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता था। कितने लोग इसमें से हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनके पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र होगा या माताजी का जन्म प्रमाण पत्र होगा या फिर उनके दादाजी का जन्म प्रमाण पत्र होगा? ये असंभव है। कुछ % लोगों के पास हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी के पास होगा। आज के जनरेशन सभी लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, जन्म लेते हैं लोग, क्योंकि डिजिटल जमाना हो गया है, आसान प्रोसेस हो गया है। लेकिन पहले इसकी जरूरत ही नहीं होती थी और प्रोसेस भी बहुत मुश्किल होता था। तो 1971 के पहले का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है अगर आपके पूर्वज का, तो ये थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल सही में हो जाता है, इसीलिए भी लोग डर जाते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, एनआरसी जो है ये सभी लोगों के लिए मुश्किल है। और मुस्लिम के अलावा बहुत सारे और धर्म के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं सिर्फ मुसलमानों के लिए, ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए है। क्योंकि आसाम में भी हुआ था तो जितने मुसलमान पीड़ित हुए थे उसमें उससे कहीं ज्यादा हिंदू पीड़ित हुए थे इसमें। अब भले ही सीएए के तहत आपको दोबारा नागरिकता मिल जाए 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद, लेकिन वर्तमान में तो आप पाकिस्तानी या बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तानी घोषित हो ही जाएंगे। और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान से आया है या बांग्लादेश से आया, अफगानिस्तान से आया है, वहां के आए हुए आप अल्पसंख्यक है, आप मुस्लिम समुदाय से नहीं आते हैं, तब जाके फिर नागरिकता की प्रक्रिया होगी सीएए के तहत। उसमें भी कहा जाएगा कि अगर आप 2014 से पहले आए हैं तो नागरिकता मिलेगी, 2014 से पहले नहीं आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। और इसके लिए भी इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। लेकिन आप भारतीय होते हुए अगर पाकिस्तानी साबित करके उसके बाद दोबारा आपको नागरिकता दिया जाए, ये कैसा इंसाफ है? इसीलिए भी लोग एनआरसी से डर जाते हैं। हालांकि बार बार कह रहा हूं कि ऐसा सरकार की कोई मंशा नहीं है, अभी नहीं कहा गया कि पूरे देश में होगी। जो इसके सिस्टम में समस्या है, जो नियम है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। इसके अलावा कई दस्तावेज भी है इसमें, जो स्कूल प्रमाण पत्र हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड हो गया, ऐसे कई दस्तावेज दिए जा सकते हैं, लेकिन सभी पुराने दस्तावेज होने चाहिए। अब ये कभी लागू भी होगा तो हो सकता है इसके लिए कोई नई गाइडलाइन आए, नया नियम आए, लेकिन वर्तमान में कुछ साल पहले जो एनआरसी हुआ था उसमें यही कहा गया था, यही नियम लागू था कि 1971 के पहले का दस्तावेज आपके पूर्वज का चाहिए। अब बताने जा रहा हूं SIR के बारे में, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोला जाता है। SIR क्या है? ये कोई नागरिकता के लिए नहीं है, ये आपके जनगणना के लिए भी नहीं, गिनती के लिए भी नहीं है, ये आपका वोटर कार्ड का पुनः निरीक्षण करने के लिए है। इसमें यह चीज करना होता है कि आपको कोई ऐसा दस्तावेज देना होता है जिससे साबित हो सके कि आप यहाँ के नागरिक हैं। इसके लिए पुराने दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, बहुत पुराने दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका पिताजी का अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो उससे भी आप साबित कर सकते हैं कि आप यहाँ के नागरिक हैं, तो उसके आधार पर आपका भी वोटर लिस्ट में नाम बना रहेगा, अन्यथा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया जाता है। यह अभी बिहार में SIR हुआ था, वोटर लिस्ट का पुनः निरीक्षण हुआ था, जिसमें लोगों से कहा गया था कि दस्तावेज आप जमा कीजिए तो वोटर आई कार्ड में आपका नाम बना रहेगा। तो इसमें लोगों ने जमा किया, बाद में बहुत सारा इसमें नियम का बदलाव हुआ और लोगों को कहा गया कि आप कोई भी दस्तावेज दे सकते हैं, चाहे स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, 1987 से पहले का वोटर आई कार्ड हो गया, अगर है आपके परिवार में किसी का, आपके पिताजी का, आपके माताजी का, उसके आधार पर आपका नाम भी बना रह सकता है। इसमें लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स को मान्य कर दिया गया
बहुत ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं कटा, अधिकतर उन्हीं लोगों का नाम कटा है जिनका या तो 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम था, या फिर उनके पास कोई भी किसी प्रकार का भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं था, या फिर किसी कारण से वो दस्तावेज जमा नहीं कर पाए, वो बाहर में थे या फिर किसी काम में बिजी थे या फिर इन चीजों को समझ नहीं पाए। तो ऐसे लोगों का भी बहुत सारे लोगों का नाम कटा है। तो इसमें लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स मान्य थे। इसमें आपका पिताजी का नाम भी वोटर लिस्ट में था, तो उसके आधार पर आप साबित कर सकते थे, तो आपका नाम भी वोटर लिस्ट में रह जाता है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें बदलाव की गुंजाइश है, जैसे बिहार में किया गया था और कुछ इसका विरोध हुआ, लोगों ने विरोध किया, बहुत सारे लोगों का नाम कट गया गलत तरीके से, तो फिर क्या हुआ, बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स को मान्य कर दिया गया और बहुत सारे लोगों ने फिर से अपना नाम जुड़वा लिया जो भारतीय थे, लेकिन किसी कारणवश वो साबित नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे मृत लोगों का नाम भी था जिनका नाम हटाया गया। तो हो सकता है हर स्टेट में हो तो अलग अलग तरह का नियम आए, अलग अलग तरह का डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आपसे मांगा जाए। क्योंकि यह सरकार की तरफ से नहीं कराया जा रहा है, SIR जो है ये चुनाव आयोग की तरफ से कराया जाता है और चुनाव आयोग अपना नियम बताता है इसमें कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहिए। हर राज्य के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का नियम हो सकता है। तो वेस्ट बंगाल में जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये SIR वेस्ट बंगाल में भी कराया जा सकता है और उसी 2026 से लेकर 2027 में NPR भी पूरे देश में होने वाला। तो इसीलिए लोग इससे जोड़ के देख रहे हैं कि SIR को ही NRC समझ रहे हैं, क्योंकि NPR और SIR दोनों हो सकता है। इसीलिए इसको लेकर कई नेता जो है अपने बयान में कह चुके हैं कि बंगाल में NRC कराया जा सकता है और इसके लेकर फिर सोशल मीडिया पर एक अफवाह सा फिर से फैल रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि NPR, NRC और SIR में क्या फर्क है, तीनों का क्या काम है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए इन तीनों को एक साथ जोड़ के देखना बेकार है। इन तीनों का कहीं से भी दूर दूर तक एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि SIR चुनाव आयोग कराता है, NPR जनगणना के लिए होता है जो भारत सरकार कराता है, और NRC भी गृह मंत्रालय द्वारा कराया जाता है भारत सरकार के। लेकिन पूरे देश में हो यह संभव नहीं है। रही बंगाल की बात, तो वहां भी फिलहाल कोई तरह के इस तरह की सरकार की तरफ से न कोई घोषणा किया गया है, न कोई नोटिफिकेशन है, न ही सरकार ने किसी भी भाषण में या किसी बयान में ऐसा कुछ कहा है कि NRC बंगाल में कराया जा सकता है। इसीलिए इस पर फिलहाल वर्तमान में चर्चा ही बेकार है। आप NPR और SIR का तैयारी कर सकते हैं आप अगर बंगाल के रहने वाले हैं तो। और जो डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे जाते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब आपसे मांगा जाएगा अधिकारी द्वारा तो आप उपलब्ध करा सकते हैं फॉर्मेट में भर के। जैसे बिहार में प्रक्रिया हुई थी उसी प्रकार से बंगाल में भी सेम प्रक्रिया होगी। दोस्तों इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, आपको लगता है कुछ छूट गया हो या फिर आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी किसी अन्य टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए, चाहे गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, चाहे किसी कानून से संबंधित हो गया, किसी लॉ से संबंधित हो गया, कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल घंटी भी आप दबा लेंगे ताकि समय समय पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। लेकिन आप सब्सक्राइबर पहले से है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।